हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2000 में पूछा गया था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चन का मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको ये सॉल्यूशन करवाऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इस चैनल पर आपको यूपी पीजीटी के आज तक जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर पर डे एक पढ़ जाएंगे। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को मेल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, उस पर निशान लगाएं। ऑप्शन है हमारे, या जाति समूह से संबंधित है, या सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है। सी ऑप्शन है, इसके एक से अधिक आयाम हैं। और डी है, या ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। तो संस्कृतिकरण क्या नहीं है पूछा है, तो ये तीनों संस्कृतिकरण के अंतर्गत आते हैं। या जाति समूहों में से संबंधित है, इसमें गतिशीलता होती है, इसके एक से अधिक आयाम होते हैं। और जो ये है डी ऑप्शन, या ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है, तो संस्कृतिकरण की यह परिभाषा नहीं है, ये स्प्रेंगलर द्वारा दी गई परिभाषा है। ये देखिए मैंने इसका नाम लिख दिया है स्प्रेंगलर, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं क्या होगा। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जाति या जनजाति समूह उच्च या द्विज कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, जीवन शैली को बदलने का प्रयत्न करती है। संस्कृतिकरण समाज के सांस्कृतिक प्रतिमानों के संदर्भ में अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का आंदोलन है। ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन स्त्रियों से संबंधित है, जिसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो स्पेंगलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन बताइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सही है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस, ये भी सही है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, ये भी सही है। गेहूं और चावल में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। देन जो लास्ट ऑप्शन है, आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण से भिन्न नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि साम्यवादी देशों जैसे रूस, चीन आदि का भी इन पर प्रभाव है। आधुनिकीकरण के अनेक मॉडल देखने को मिलते हैं। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास आधुनिकीकरण के स्थान पर पश्चिमीकरण को अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण सब नैतिक दृष्टि से तटस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण तथा नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी अंतर्देश, ऑप्शन सी मलिन दृष्टि, और ऑप्शन डी है ग्रामीण नगरीय सातत्य। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ग्रामीण नगरीय सातत्य। इसमें ग्रामीण और नगर दोनों की बात की गई है। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। वास्तविक जीवन में हम ऐसे क्षेत्रों को भी देखने को मिलेगा जहां ग्रामीण अवस्था के साथ साथ नगरीय अवस्था भी पाई जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ इस प्रकार की मध्य स्थिति वाले एवं दोनों प्रकार की स्थितियों के मिश्रण वाले क्षेत्रों का विकास हो रहा है। ऐसे मिलन क्षेत्रों को हम ग्रामीण नगरीय सातत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ये दिया है कथन कारण वाले क्वेश्चन है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। दूसरा दिया है, भारत में आधुनिक कृषि का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। ऑप्शन है ए सही है या बी गलत है। ऑप्शन बी है बी सही है या ए गलत है। ऑप्शन सी है आ और बा दोनों सही है, पर आ और बा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऑप्शन डी है दोनों आ और बा सही है और आ और बा एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग
भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। तो ये दोनों सही भी हैं और साथ ही एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश जहां एक ओर वस्तुओं के उत्पादन, समुचित सेवाओं की अत्यधिक कमी है, वहीं दूसरी ओर गांव के लाखों व्यक्ति रोजगार के अवसरों से वंचित भी रह जाते हैं। वास्तव में भारत के ग्रामीण जीवन में बेरोजगारी की समस्या का आरंभ औद्योगिकीकरण के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मशीनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता न कर सकने के कारण जहां ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप कृषि के अतिरिक्त ग्रामीणों के सामने बेकार रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में ही ग्रामीण लोगों का शहर की ओर पलायन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरवाद एक जीवन दर्शन है या धारणा किसकी है? तो ऑप्शन ए है लुईस वुड, ऑप्शन बी है बर्गेन, ऑप्शन सी है बर्जेस और ऑप्शन डी है मैकेंजी। तो अर्बनिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ किसने कहा है? लुईस विर्थ ने कहा है। शिकागो विचारधारा से संबंधित लुईस विर्थ के अनुसार नगरवाद एक जीवन दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। दूसरा है ऑप्शन उत्प्रवासन हर जगह समान है। तीसरा है आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। तो इसमें हमें क्या बताना है? सही कथन बताना है। तो इसमें जो सही कथन है वो है पहला और तीसरा, क्योंकि उत्प्रवासन हर जगह समान नहीं हो सकता है, असमान होता है। नेक्स्ट आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। उत्प्रवास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया को। इसके विपरीत देश में आने की प्रक्रिया को आवर्जन या आप्रवास कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रव्रजन का एक दूसरा रूप भी है, जिसमें आंतरिक प्रव्रजन कहते हैं। इस प्रकार के प्रव्रजन में एक ही दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे गांव में शहर की ओर निष्क्रमण तथा शहर के मध्य क्षेत्र से उपनगरों की ओर गमन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का आधार क्या है? ऑप्शन ए निर्धनता, ऑप्शन बी परंपरागत व्यवसाय, ऑप्शन सी भूमि जोत और ऑप्शन डी सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन। तो पिछड़े वर्ग का आधार क्या है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन। इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन का आधार माना गया है। हिंदू वर्ण व्यवस्था में कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें अति निम्न माना गया है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से समाज के संपन्न वर्गों की तुलना में कमजोर एवं निम्न वर्ग की हैं। उन्हें हम पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवांशिकता के आधार पर होता है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन वर्ण स्त्रीकरण, ऑप्शन बी वर्ग स्त्रीकरण, ऑप्शन सी खुला स्त्रीकरण और ऑप्शन डी बंद स्त्रीकरण। तो समाज जब हम आनुवांशिकता मतलब जन्म से होता है तो इसे हम कहेंगे बंद स्त्रीकरण। अगर जब आप एक्सयू करते सामाजिक परिस्थिति अर्जित करते तो उसे क्या कहते हैं? खुली स्त्रीकरण कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, बंद स्त्रीकरण का आशय सर्वोत्तम उदाहरण जाति व्यवस्था है, जो जन्म एवं आनुवांशिकता पर आधारित होती है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्य जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी अनुष्ठान। तो जाति का आधार क्या होता है? जन्म, जो मैंने अभी आपको बताया। एक जाति समान पारस्परिक पेशे वाला एक ऐसा अंतर्विवाहित सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है, जिसके सदस्य सामाजिक व्यवहार, खान पान, सामाजिक धार्मिक संस्कार आदि के मामलों में कुछ निश्चित प्रतिबंधों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ऑप्शन ए एन.के. दत्त ने कहा, ऑप्शन बी जी.एस. गुरे, ऑप्शन सी सी.एच. फुले और ऑप्शन डी हर्बर्ट डिसले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सी.एच. फुले। इसका एक्सप्लेनेशन, सी.एच. फुले के शब्दों में जब एक वर्ग
पूर्णता आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। इस आधार पर जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, संपत्ति, शिक्षा में वृद्धि करके या व्यवसाय परिवर्तन करके जाति नहीं बदल सकता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1985। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1980। 2 अक्टूबर 1980 में देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जो है श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ऑप्शन बी ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए और ऑप्शन डी निर्धनता उन्मूलन के लिए। तो इसका जो उद्देश्य था वो था कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही होगा। निर्धनता उन्मूलन और कृषि उत्पादन दोनों ही इसके उद्देश्य थे, पर इसमें जो बताया गया है सिर्फ ऑप्शन सी बताया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि, जल, धूप समुचित उपयोग पर आधारित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। थिंकर्स दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई है। लुईस डूमा, योगेन सिंह, के.एम. पडिक्कर और डेनियल थारर। लुईस डूमा की जो बुक है वो है होमो हायरार्की। योगेन सिंह की है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। के.एम. पडिक्कर की कौन सी बुक है? हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। और डेनियल थारर की बुक है जिन्होंने मालू किसान मजदूर का कॉन्सेप्ट दिया था, इनकी बुक है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। आइए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लें। लुईस डूमा की बुक है होमो हायरार्की, योगेन सिंह की है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, के.एम. पडिक्कर की है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड और डेनियल थारर की है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मिलान का है, इसमें भी हम मिलान करेंगे। स्थानीयकरण क्या होगा? इसे लघु परंपरा से जोड़ेंगे। और सार्वभौमिकरण क्या होगा? इसे बृहद परंपरा से जोड़ेंगे, ठीक है। और संस्कृतिकरण क्या है? उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण। और आधुनिकीकरण क्या होता है? आधुनिक युग को बोलते हैं। आइए एक बार और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्थानीयकरण लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण को बृहद परंपरा भी कहते हैं, संस्कृतिकरण उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण मतलब स्वीकार करना, उसको ऑब्जर्व करना, आधुनिकीकरण आधुनिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। ये दो आपके कथन दिए गए हैं। अब देखना है हमें ये दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शन ए है आ और बा दोनों, आ सही है और बा गलत है। ऑप्शन बी आ गलत है और बा सही है। ऑप्शन सी है आ बा दोनों सही है और आ और बा की उपयुक्त व्याख्या कर रहा है। और दोनों आ बा सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका जो सही आंसर वो सी है, मतलब दोनों कथन सही है और दोनों कथन क्या है? एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि विकास की नई नीति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम चरण के रूप में 1960-61 में 3 जनपदों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को अपनाया गया। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए अन्य जनपदों में भी इसका विस्तार कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि के विभिन्न साधनों बीज, खाद, दवा, औजार और सिंचाई का एक साथ प्रयोग किया जाता था। इसी कारण इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाता है। बाद में इसे प्रभावशाली बनाने के लिए इसे गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन डी है 1995। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1995 को उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था।
नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर मैदानी जिलों में ग्राम पंचायतों का 7वां आम निर्वाचन अप्रैल और मई 1995 में संपन्न हुआ तथा पर्वतीय जिलों में अक्टूबर 1996 से दिसंबर 1996 तक संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभाओं का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार से आरोही क्रम में कौन है? मतलब क्षेत्रीय विस्तार से इसका आरोही क्रम लगाना है, मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति। ऑप्शन बी खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। और ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति और जिला परिषद। और ऑप्शन डी है जिला परिषद, खंड विकास समिति और ग्राम पंचायत। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा ग्राम पंचायत, फिर आएगा खंड विकास समिति और फिर आएगा जिला परिषद। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड या मध्यवर्ती स्तर पर खंड समिति, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत इसका सही आरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 18 वर्ष। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है कम से कम 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। मतलब पहले इसकी आयु जो रखी गई थी वो 21 वर्ष थी, बाद में 1989 में चेंज करके इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई। इस विधान और समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार अनिवास, चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता है। ऐसी किसी निर्वाचन मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो ग्राम पंचायत के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन डी है 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए मात्र 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, जबकि राज्य विधानसभा लोकसभा सदस्यता हेतु निर्वाचन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है। सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम पर आधारित है? ए प्रतिकारात्मक, बी प्रतिरोधात्मक, सी सुधारात्मक और डी क्या है? प्रतिशोधात्मक, मतलब बदला लेना। तो जैसे को तैसा वाला कौन सा ऑप्शन है? डी प्रतिशोधात्मक। प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत जैसे को तैसा कहावत पर आधारित है। जैसा कि हमारवी के कोड में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी कुलीन की आँख का नुकसान करता है तो उसकी आँख का नुकसान पहुंचा दिया जाए। यदि कुलीन की हड्डी तोड़ी जाती है तो उसकी भी हड्डी तोड़ दी जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने ही समकक्ष किसी आदमी के पैर तोड़ देता है तो उसका भी पैर तोड़ देना चाहिए। अन्य शब्दों में खून का बदला खून, बस यही न्याय का सिद्धांत प्रतिशोधात्मक कहलाता है। जिसे मतलब किसी से बदला लेना, जिसने आपके साथ जैसा किया आप भी उसके साथ वैसा ही कीजिए। इसे कहते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। मैं आपको करने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, ऑप्शन बी उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई है, ऑप्शन सी मृत्युदंड से दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए और ऑप्शन डी है कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए परिवीक्षा
नियम लागू होता है। परिवीक्षा एक अदालती कार्रवाई है जिसमें अपराध प्रमाणित हो जाने पर अपराधी को कारावास दंड देने के स्थान पर एक निश्चित अवधि तक सद्व्यवहार बनाए रखने की एक शर्त तक एक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख से मुक्त कर दिया जाता है। परिवीक्षा का मूल उद्देश्य अपराधी को सुधारना है। पेरोल की भांति परिवीक्षा व्यवस्था में बंदी को कुछ समय के लिए भी जेल काटनी नहीं पड़ती है। पेरोल सजा प्राप्त बंदियों के सशर्त मुक्ति की एक विधि है जिन्होंने न्यायालय द्वारा दी गई सजा की अवधि का कुछ भाग कारावास और सुधार संस्थाओं में रहकर भोग लिया है। पेरोल की अवधि में कुछ समय जेल अवश्य काटना पड़ता है, जबकि परिवीक्षा की व्यवस्था में जेल जाना नहीं पड़ता। मतलब जो परिवीक्षा होती है उसमें व्यक्ति जेल नहीं जाता है और जो पेरोल होता है उसमें व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान का है। इसमें हमें मिलाना है, अपराध दिए गए हैं, कौन से किस सिद्धांत से रिलेटेड है उसके बारे में बताना है। सेक्शन अपराध, जैविकीय अभिगम, शरीर विज्ञानी अभिगम और समाजशास्त्रीय अभिगम। तो सेक्शन अपराध की अवधारणा किससे है? सदरलैंड ने दी थी। जैविकीय उपागम की अवधारणा यूरोपीय अपराध शास्त्री जैसे लोम्ब्रोसो ने दी। शरीर विज्ञानी अभिगम जिसे लोम्ब्रोसियन अभिगम कहते हैं, और समाजशास्त्रीय अभिगम जो अमेरिकी अपराध शास्त्री अभिगम कहलाता है, इसे भी सदरलैंड ने दिया था। तो सेक्शन अपराध सदरलैंड, जैविकीय अभिगम यूरोपीय अपराधी, शरीर विज्ञानी अभिगम लोम्ब्रोसियन अभिगम और समाजशास्त्रीय अधिगम को कहते हैं अमेरिकी अपराध शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक श्वेत अपराध है? ए तस्करी, बी धूर्त कीड़ा, सी घूसखोरी और डी चोरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, घूसखोरी को क्या बोलेंगे? श्वेतसन अपराध बोलेंगे। श्वेतवसन अपराध सम्मानित व उच्च पदों वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला अपराध है। अपराधी उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति अथवा अपने उच्च पद के कारण पकड़े नहीं जाते। इसके उदाहरण गबन, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, व्यापार में अवैध तरीका, दुष्प्रचार, खाद्य व दवाइयों में मिलावट तथा घूस आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा? निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। ऑप्शन ए गिलिन एवेंगेलिन, ऑप्शन बी जेसी गोडार्ड, ऑप्शन सी इलियट और मेरिट और ऑप्शन डी है सीबी मेमोरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जेसी गोडार्ड। गोडार्ड के अनुसार गरीबी उन वस्तुओं की अपर्याप्त की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को अपने और अपने आश्रितों के स्वास्थ्य शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। इस प्रकार गरीबी का संबंध किसी समाज, संस्कृति, देश, समूह, व्यवहार में प्रचलित जीवन स्तर के आदर्श से है। किसी समाज में जीवन स्तर का यह आदर्श क्या होगा, यह उस समय की प्रथाओं, व्यक्ति की वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता तथा आय पर निर्भर करेगा। गरीबी के कारण धन का महत्व और वे लोग जिनके पास धन का अभाव होता है निर्धन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी अनेक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। इसमें सापेक्षिक और निरपेक्षिक निर्धनता में बांटा गया है। सेपॉड और बॉस ने, देख लीजिए किसने बांटा है, सेपॉड और बॉस ने 2 प्रकार की गरीबी का उल्लेख किया है, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा, जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। और पूर्ण गरीबी को समानता जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात गरीबी और निरपेक्ष गरीबी यही 2 मुख्य आधार है जिससे गरीबी का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मध्यवयी के नशे की अवस्थाओं का सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए उपनैदानिकीय, भ्रांति, उत्तेजना, जड़ता, अधिमूर्छा। ऑप्शन बी उपनैदानिकीय, जड़ता, उत्तेजना, भ्रांति, अधिमूर्छा। ऑप्शन सी उपनैदानिकीय, उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता, अभिमूर्छा। और ऑप्शन डी है उत्तेजना, उपनैदानिकीय, भ्रांति, जड़ता और अभिमूर्छा।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, उपनैदानिकीय उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता और अधिमूर्छा। इसे आप ऐसे ही सिस्टमैटिक तरीके से याद कर लीजिए। श्री बोगेन ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन टैक्सिकोलॉजी ऑफ एल्कोहल में नशे की अवस्थाओं को पहली बार शराब पीने से लेकर पूर्ण स्मृति भ्रम होने तक बताए हैं। इस प्रकार रोगी सादग्रस्त उत्तेजना, असमंजस, जड़ता और मूर्छा का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो गलत युग्म है वो है भाई बहन। इसे पोलर स्टेटस नहीं कहा जाता। पति पत्नी को माता पिता ये सब क्या है, पोलर स्टेटस है। प्रेमी प्रेमिका ये भी पोलर स्टेटस है। भाई बहन के मध्य निकटाभिगमन निषेध प्रभावी होता है, अतः यह दिए गए विकल्पों में युग्म के रूप में स्वीकार नहीं है, जबकि पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में निकटाभिगमन निषेध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें, तद अनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। इसमें क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले गर्भ निरोधक देख लीजिए। गर्भ निरोधक अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऋतुस्राव किससे संबंधित है, स्त्रियों से, ठीक है। परिवार नियोजन ये एक तरह का जन नियंत्रण है, ठीक है। गर्भ निरोधक निरोध है, और पोलियो क्या है, पोलियो दवा है, ठीक है। तो इसका ए का 4 का जो सही आंसर होगा हाँ वो है बी। ए का 4 देखिए यहाँ पर दिया है। परिवार नियोजन जन नियंत्रण से रिलेटेड है। ऋतुस्राव स्त्रियों से, पोलियो पोलियो दवा से, और गर्भ निरोधक निरोध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय चीन था। अभी तो कहा जाता है कि भारत हो गया है, पर अभी तक 2011 के बाद की जनगणना नहीं हुई है, तो उसके आधार पर हम चीन को ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश मानेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, उसके बाद भारत, तब संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। चीन में विश्व की जनसंख्या का 18.72% और भारत में 17.83% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। जीएस घुरे ने 6 जाति की विशेषताएं बताई थी। ऑप्शन ए संस्तरण, ऑप्शन बी विवाह का प्रतिबंध, ऑप्शन सी है व्यवसाय के प्रतिबंध, चुनाव का अभाव, और ऑप्शन डी जो है भोजन सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तो इन्होंने कौन सी विशेषता नहीं बताई थी, इन्होंने व्यवसाय के प्रतिबंधित, चुनाव का अभाव, ये विशेषता इन्होंने नहीं बताई थी। जीएस घुरे ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया। पहला खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्तरण, तीसरा भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा नागरिक और धार्मिक नियोग्यता एवं विशेषाधिकार, पांचवा पेशे में अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबत गतिशीलता का आधार नहीं होता। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी योग्यता और ऑप्शन डी उपलब्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जाति। जाति में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता संभव नहीं है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जाति उच्च जातियों की रहन सहन, वेशभूषा, जीवन शैली का अनुसरण कर अपनी ही जाति में अपनी स्थिति सुदृढ़ करती है, न कि जाति संस्करण में उच्च स्थान प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 28। तो इसका जो सही आंसर है वो पिछड़े वर्गों को, ओबीसी को कितना दिया गया है, तो 27% आरक्षण दिया गया है। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के स्थानों की आरक्षण का प्रतिशत 27% है। 1989 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने के बाद 7 अगस्त 1990 को संसद के दोनों सदनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने संबंधी आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा की। 13 अगस्त 1990 में इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में इसमें भी सूची मिलान करना है। जाति एक प्रदत्त स्थिति होती है। वर्ग क्या होता है? एक अर्जित स्थिति होती है। एकाकी परिवार होता है। आश्रय क्या होता है? वानप्रस्थ। आश्रय नहीं होगा, ये आश्रम की बात कर रहा है। जाति प्रदत्त स्थिति, वर्ग अर्जित परिस्थिति, एकाकी परिवार, आश्रम होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है, वानप्रस्थ होगा। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी के साथ तथा बिना पत्नी के प्रवेश किया जा सकता है। संसार या परिवार का पूर्ण रूप से परित्याग आश्रम में होता है। वानप्रस्थ तो केवल उस परित्याग की तैयारी है, इसलिए वानप्रस्थी इंद्रियजन्य सुखों से दूर हो अपना पवित्र जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मिलान का है। देखिए पेपर में पहले से ही बहुत मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई अभी का न्यू रूल नहीं है। अल्पसंख्यक ईसाई हो गए। धोबी क्या है? एक जाति है। मुसलमान, इस्लाम और भूमि कृषि से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। अल्पसंख्यक ईसाई होते हैं। धोबी एक जाति है। मुसलमान इस्लाम को कहते हैं और भूमि कृषि। किसी समुदाय में सरलता से पहचाने जाने वाले ऐसा कोई भी प्रजाति, धार्मिक और नजातीय समूह जो पूर्वाग्रहों तथा भेदभाव के कारण कुछ अयोग्यताओं भेदभावों का शिकार बनता है, उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। किसी समूह का अल्पसंख्यक होना ना होना मात्र संख्या मात्रा पर निर्भरता नहीं करता, बल्कि शारीरिक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण उनके साथ सामूहिक रूप में किया गया भेदभाव, असमानतापूर्ण किया गया व्यवहार उन्हें अल्पसंख्यक समूह का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता, उसको चिन्हित कीजिए। ए है प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह का हस्तांतरण। बी है भूमिकाओं का संघर्ष। सी है एक ताम्य का अर्थ मतलब एक मत का ह्रास, मतलब जो एक मत की वो पद्धति होती है उसका क्या गिर जाना, उसका ह्रास हो जाना। बी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। तो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता, तो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन सामाजिक विघटन को लक्षण सामाजिक विघटन का लक्षण नहीं है। ये किसका लक्षण है? ये है व्यक्ति विघटन का है। ये व्यक्ति विघटन का लक्षण है। सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है: लोकाचारों तथा संस्थाओं का संघर्ष, एक समूह से दूसरे समूह कार्यों का हस्तांतरण, व्यक्तिकरण और व्यक्ति की भूमिका और परिस्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए पीएच लैंडिस, ऑप्शन बी थॉमस एवं नैनकी, ऑप्शन सी इलियट और मेरिट और ऑप्शन डी है आर.ई.एल. फेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इलियट और मेरिल। इलियट और मेरिल के अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके कारण एक समूह के बीच स्थापित संबंध टूट जाते हैं। एक गतिशील समाज अपने आप में अपने स्वयं के विघटन के तत्व साथ लेकर चलता है। वे ही तत्व जो सामाजिक संरचना को गतिशील बनाते हैं उसके विघटन के लिए भी उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में किस आधार पर अंतर किया जाता है? ऑप्शन ए महाअपराध, ऑप्शन बी दुराचरण, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी गिरफ्तारी। तो अपराध और एक बाल अपराधी और वयस्क अपराधी के बीच अंतर आयु के आधार पर किया जाता है। आयु एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार है। बाल अपराध कम आयु के बालकों द्वारा किया जाता है, जबकि अपराध युवा व्यक्ति द्वारा किया जाता है। बाल अपराध के अंतर्गत अधिकांश 7 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक को रखा जाता है, जबकि वयस्क अपराध के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अपराध वह प्रक्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है, जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? ऑप्शन ए लैंडिस, ऑप्शन बी गैरफोलो, ऑप्शन सी इलियट और मेरिट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो है लैंडिस और लैंडिस का। लैंडिस और लैंडिस के अनुसार अपराध वह क्रिया है जिससे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है। अपराध दंड देने के लिए राज्य शक्ति
रखता है। बॉन्स और टीटर्स के अनुसार अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता है। ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दंडित करने और रोकथाम करने के लिए निश्चयात्मक सामूहिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन विहिर कारागार किसने संस्थापित किया था? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ पंत ने, ऑप्शन सी है संपूर्णानंद ने और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संपूर्णानंद ने। उन्होंने 15 से 21 वर्ष के लोगों के लिए प्राचीन विहीन कारागार की स्थापना की थी। डॉक्टर संपूर्णानंद के सुप्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 1952 और 53 में चंद्रप्रभा नदी की अपराधियों पर एक शिविर लगाया जिसमें उसके भोजन, वस्त्र, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था की गई। इससे प्राचीन विहीन जेल नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? शासक वर्ग मतलब रूलिंग क्लास। ऑप्शन पेरेटो, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी राइटनेस और ऑप्शन डी टी.बी. बॉटमोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉस्को ने रूलिंग क्लास की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं पहले। अभिजन प्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक मॉस्को इटली के राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक शासक वर्ग में स्पष्ट किया कि सरकार चाहे कोई भी हो, शक्ति उन पर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहती है जो शासक वर्ग होता है। उन्होंने कहा सभी समाजों में लोगों के दो वर्ग होते हैं, जो शासन करता है और दूसरा जो शासित करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए विलियम गुडे, ऑप्शन बी समनर, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तकें पहले जान लेते हैं। सोशल स्टैटिक्स 1855 में आई थी। फर्स्ट प्रिंसिपल 1862, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी C.H. फूले, ऑप्शन सी समनर और ऑप्शन डी जॉर्ज होमांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज होमांस लिखी है जॉर्ज होमान ने। होमांस की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: एन इंट्रोडक्शन टू पेरेटो, इंग्लिश विलेजर्स ऑफ द 30th सेंचुरी, द ह्यूमन ग्रुप, सोशल बिहेवियर, इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स, द नेचर ऑफ सोशल साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं। ऑप्शन ए प्रकार कहलाते हैं, ऑप्शन बी आकार कहलाते हैं, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं और ऑप्शन डी संचार कहलाते हैं। वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन लाते हैं उसे कहेंगे प्रकार। प्रोफेसर आर के मटन के अनुसार प्रकार वे वस्तुपरक परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन और समायोजन में वृद्धि करते हैं, उसे प्रकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए P.A. सोरोकिन, ऑप्शन बी आर के मटन और ऑप्शन सी ट्यूमिन और ऑप्शन डी है T. पार्सन। मध्यवर्ती सिद्धांत को बोलते हैं मिडिल रेंज थ्योरी। इसकी सिद्धांत की अवधारणा जो दी थी वो आर के मटन ने दी थी। मध्यवर्ती सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन समाज विज्ञानों में सर्वप्रथम T.H. मार्शल ने 1946 में लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर ग्रहण करते हुए अपने उद्बोध में किया था। बाद में इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आर के मटन ने कहा कि मध्यवर्ती सिद्धांत तार्किक रूप से अंतःसंबंधित ऐसी अवधारणाएं हैं जो व्यापक और महती सीमित क्षेत्र में संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी कोजर। तो संघर्ष का सामाजिक प्रकार का सिद्धांत जो दिया था वो कोजर ने दिया था। संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को अपनी आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संघर्ष द्वारा होता है। अतः कोजर व्यवस्था को तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था की इस निरंतरता में प्रक्रियात्मक भूमिका निभाता है।
इस प्रकार टर्नर ने कोजर के संघर्ष को प्रकारवादी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित में से किन तत्वों पर आधारित है? ऑप्शन ए जीवन जगत, ऑप्शन बी अंतर आत्मपरकता, ऑप्शन सी प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन चारों, मतलब तीनों, जीवन जगत, आत्मपरकता और प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। जीवन जगत जिसे लाइफ वर्ड बोलते हैं, अंतर्वैश्विकता जिसे बोलते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी, और प्राकृतिक मनोवृत्ति नेचुरल एटीट्यूड। प्रघटना विज्ञान अध्ययन की पद्धति कार्य प्रणाली पर विशेष बल देती है। सरकार को ज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तर्क का क्या स्वरूप है, इन्हें जानने की अपेक्षा मानव मस्तिष्क द्वारा अर्थ समझने की योग्यता को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रघटना विज्ञान में निम्न तत्व समाहित हैं: जीवन जगत, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ज्ञान भंडार, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता, समाज की वास्तविकता को स्वीकार मानकर चलना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी प्रतिकूलता, ऑप्शन सी संघर्ष और ऑप्शन डी आत्मसातकरण। तो आत्मसातकरण क्या है? सहयोगी प्रक्रिया है, असहयोगी प्रक्रिया नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आत्मसातकरण। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विकसित करने में योग देती हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूल व संघर्ष को असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। आत्मसात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां या संस्कृतियों के व्यक्ति एक समान इकाई के रूप में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए आई.पी. देसाई, ऑप्शन बी के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी ए.एम. शाह और ऑप्शन डी इरावती कर्वे। तो इसका जो सही आंसर है वो है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे के अध्ययन अनुसंधान के प्रमुख विषय भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण नगरीय समुदाय का अध्ययन, नातेदारी व्यवस्था, नृजातीय समूह, पश्चिमी भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं रही हैं। उन्होंने भारत को चार प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर नातेदारी का तुलनात्मक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में पाए जाते हैं। सरल या आदिम समाज से लेकर आधुनिक व जटिल समाज तक सहयोग और संघर्ष चलता रहता है। सामाजिक संबंध सदैव सहयोगी नहीं होते, असहयोगी भी होते हैं। संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सहयोग और संघर्ष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी ऑकबर्न, ऑप्शन सी सोरोकिन और ऑप्शन डी समनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी समनर। अमेरिकन समाजशास्त्री समनर संस्था के उद्विकास को प्रकट किया। समनर के अनुसार संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती है और प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथाओं में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है तो वे लोकाचारों के रूप में विकसित होती हैं। इसके पश्चात व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, निर्धारित कार्यों एवं उपकरणों द्वारा लोकाचार निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं। इससे एक ढांचा निर्मित होता है और इस प्रकार एक संस्था का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी नैडल, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी जिन्सबर्ग। तो ये परिभाषा मैकाइवर ने दिया है, मैकाइवर और पेज ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित व्यवस्था के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह संस्था बन जाती है। समिति से सदस्यता का जबकि संस्था से कार्यप्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वउद्देश्य संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए मिकाइबर और पेज का, ऑप्शन बी ईवी टाइलर का, ऑप्शन सी मेलिनोवस्की का और ऑप्शन डी एसी दुबे का। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मेलिनोवस्की का। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति के अंतर्गत जीवन के समग्र तरीके ढंग आ जाते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे प्रकृति के संबंधों से मुक्त करते हैं। संस्कृति मानव का वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने साधनों को प्राप्त करता है, अर्थात विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। संस्कृति मानव निर्मित होती है, सही है। संस्कृति संचारित होने का गुण होता है, ये भी सही है। संस्कृति में संचयिता का गुण होता है, ये भी सही है। पर संस्कृति व्यक्तिगत होती है, ये गलत है। मतलब संस्कृति क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति सीखी जाती है या हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसमें अनुकूलन करने की क्षमता होती है, इसमें संतुलन और संगठन होता है, व्यक्ति निर्माण में मौलिक है। संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति मूर्त नहीं होती, वे अमूर्त होती है जो दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह ना तो आंगिक है ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए बीबी आकोलकर, ऑप्शन बी ऑकबर्न और निनकॉफ, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन बी किम्बल यंग। तो इसका जो सही आंसर होगा, किंग्सले डेविस ने यह परिभाषा दी है। किंग्सले डेविस के अनुसार व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो ना जैविक ना सामाजिक अपितु दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है। ऑप्शन ए धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी नियंत्रण का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक संरचना का सिद्धांत और ऑप्शन डी है संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का ही भाग है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी क्रियाशील रहती है, अतः सीखने का सिद्धांत नियंत्रण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्य को कर सके। यह किसकी परिभाषा है। ऑप्शन ए ऑकबर्न एवं निनकॉफ, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी बोगार्ट्स और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉनसन। H.M. जॉनसन द्वारा समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व पर विकास करता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है और समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाता है, उसे समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी C.H. फूले, ऑप्शन सी के यंग और ऑप्शन डी T.S. मदान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दुर्खीम, मतलब इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम समाजीकरण संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में प्रकट करते हैं। अपने समाजीकरण संबंधी विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना के आधार पर स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियाँ एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। ऑप्शन है ए है पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी दहेज निरोध कानून, ऑप्शन सी अंतर्जातीय और ऑप्शन डी है अलौकिक विश्वास। तो इसमें कौन कौन से होंगे। पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह और अलौकिक शक्ति में विश्वास, ये सब जनरीतियाँ और प्रथाएं हैं। बट दहेज निरोध कानून ये क्या है, ये औपचारिक नियंत्रण का साधन है, अनौपचारिक नहीं है। बाकी ये तीनों अगर देखा जाए तो अनौपचारिक है। सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक साधन के रूप में सामाजिक नियंत्रण की वे विधियाँ आती हैं जो समाज की आवश्यकताओं अपने आप में विकसित हो जाती हैं, जो समाज की आवश्यकता के अनुसार क्या होती है, अपने आप विकसित हो जाती हैं। और जनरीतियाँ, प्रथाएँ, परंपराएं, रूढ़ियाँ, सामाजिक आदर्श, पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास आदि सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं।
औपचारिक नियंत्रण में वे विधियाँ आती हैं जिसको जानबूझकर नियंत्रण के लिए बनाया जाता है, जैसे सरकारी कानून, पुलिस, सेना, दंड विधान आदि। इस प्रकार दहेज निरोध कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी कारावास, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी राज्य। तो धर्म जो है ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है उस नियंत्रण से है जो राज्य सरकार का किन्हीं औपचारिक संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है। इन नियमों के पीछे इन्हें पारित करने वाली संस्था या संगठन की शक्ति होती है और साथ ही जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे दंडित करने की व्यवस्था पाई जाती है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कानून, राज्य, पुलिस व अदालत, जेल, स्कूल, कॉलेज तथा विद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ भी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी भारत की कुल आबादी का 16.50% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1998 12,341 है, जो कि देश के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? ए सोशल डिमोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी और डी है सोशल फिजिक्स। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने इससे पहले क्या नाम दिया था? सोशल फिजिक्स नाम दिया था। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी, जिसे सोशल फिजिक्स कहते हैं, नाम दिया था। फिर सन 1838 में इस विज्ञान का नाम समाजशास्त्र रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक विघटन प्रत्यय का विकास किया था? ऑप्शन ए गुनार मिडल ने, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन सी फ्रिडरिक सोरेकिन ने और ऑप्शन डी रेमंड फट ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक संगठन का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन आइए पढ़ लेते पहले। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन की अवधारणा का विकास ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा किया गया। वह सामाजिक संगठन को सामान्य सामाजिक सहमति के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी है एलेक्स इंग्लिश। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन मैक्स वेबर का है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के जनकों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 1864 में जर्मनी में उस समय हुआ जिस समय जर्मनी में एक और ऐतिहासिक पद्धति पर जोर दिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है ना दासी बल्कि उनकी बहन है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी बॉन सरबेकर, ऑप्शन सी है कॉबर और ऑप्शन डी है हॉबर। तो ये किसने कहा है? समाज से अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है ना दासी, ये कहा है बॉन्स और बेकर ने। बॉन्स और बेकर के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है ना ही गृह स्वामी बल्कि उनकी बहन है। सोशियोलॉजी इज रिगार्डेड नेदर एज द मिस्ट्रेस नॉर एज द हैंडमेड ऑफ अदर सोशल साइंसेज बट एट थर्ड सिस्टर। उन्होंने यह भी कहा, यद्यपि अन्य सामाजिक विज्ञानों की आयु समाजशास्त्र की तुलना में अधिक है, परंतु प्रभाव की दृष्टि से समाजशास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी काशी विद्यापीठ, ऑप्शन सी लखनऊ विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लखनऊ विश्वविद्यालय। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य दी गई, परंतु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत ही किया जाने लगा। इस विश्वविद्यालय में प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने
समाजशास्त्र का एक विभागाध्यक्ष। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का प्रमुख विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ये जान लीजिए, मानव विज्ञान अभी भी अपनी शैशवावस्था में, ये कथन किसका, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन का है। कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है मेलिनोव्स्की का, तो ये मेलिनोव्स्की का नहीं है, ये रेडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया है। ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी मैकाइवर और पेज, ऑप्शन डी है आर.के. मटन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था माना। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सभी सामाजिक संबंध आपस में गुथे हुए हैं। सामाजिक संबंधों के जाल में निर्मित जटिल व्यवस्था निरंतर बदलती रहती है। इसमें हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों का नाम बताइए। ऑप्शन ए पीटर और बर्जर, ऑप्शन बी मर्टन एवं रॉसी, ऑप्शन सी है पार्सन एवं सिल्स, ऑप्शन डी है मार्क्स एवं एंजल। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए बर्जर एवं लकमैन। पीटर बर्जर की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी लकमैन के साथ, पिरामिड्स ऑफ सैक्रिफाइस, फेसिंग ऑफ टू मॉर्निंग, सोशियोलॉजी आर बायोग्राफिकल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दुर्खिम। दुर्खिम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था, समाज सरल था, सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थी, इससे समाज के अंगों के कार्य सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या एवं हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की भी आवश्यकता बढ़ने लगी। इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगस्ट कॉम ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑप्शन ए अधिसंरचना और अतिसंरचना में, ऑप्शन बी सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान में, ऑप्शन सी अंतर समूह और बाह्य समूह में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगस्ट कॉम ने समाज के अध्ययन को दो भागों में डिवाइड किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर है सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। समाजशास्त्र के सभी विषयों को दो प्रमुख भागों में कॉम ने बांटा, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थैतिकी समाज की संरचना को प्रकट करती है और इसके विपरीत सामाजिक गतिकी में समाज रूपी जीव के परिवर्तन की प्रक्रिया और स्वरूपों के अध्ययन पर केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए योगेश अट्टल, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी के.एन. शर्मा और ऑप्शन डी बी.आर. चौहान। तो इसका जो सही आंसर है वो है M.N. श्रीनिवास। सोशल चेंज इन इंडिया। श्री M.N. निवास की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द फूड्स ऑफ साउथ इंडिया, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इंडियाज विलेज, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर ऐसे, सोशल चेंज इन इंडिया। इसी को यहाँ पर हिंदी में लिखा है, भारत में सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए प्रगतिवादी, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी उद्विकासवादी और ऑप्शन डी वर्ग प्रकारवादी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्ल मार्क्स किससे संबंधित है, वर्ग संघर्ष से। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह संघर्ष ही इतिहास का चालक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आरंभ में मार्क्स ने कहा है, आज तक के विद्यमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग समाजों में निहित संघर्ष या विरोध स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो। पेरेटो के मतानुसार अभिजात वर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे जाने वाली एक प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे पेरेटो ने अभिजातों के परिभ्रमण की मतलब सर्कुलेशन, इलीट ऑफ सर्कुलेशन थ्योरी किसने दी थी, पेरेटो ने दी थी। इसी को अभिजातों के परिभ्रमण
हिंदी में कहा जाता है। हिंदू सामाजिक संगठन हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी पी.एन. प्रभु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पी.एन. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पी.एन. प्रभु, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस और द कमार एस.सी. दुबे की कृति है। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत उत्पादित किसने किया था? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी टायलर और ऑप्शन डी एम.जे. फ्रेजर। इसका जो सही आंसर है वो है ई.बी. टायलर ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम टायलर ने कहा कि आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्य से लेकर सभ्य मनुष्य तक के धर्म के दर्शन का आधार है। टायलर ने माना कि धर्म की उत्पत्ति में आत्माओं पर विश्वास सर्वप्रमुख साधन है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए पी.एन. प्रभु, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राधाकृष्ण और ऑप्शन डी पी.बी. कार्णे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी पी.बी. कार्णे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी बुक है? पी.बी. कार्णे की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम और ऑप्शन डी एच स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक इमाइल दुर्खिम। इनकी अन्य पुस्तक कृतियाँ इस प्रकार है: द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइटी एजुकेशन सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी चार्ल्स विले और ऑप्शन डी मैक्स कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया एंड द सिटी। ये सारी पुस्तकें जो है मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? ए एस.पी. नागेंद्र, बी राजबली पांडे, सी सी.एस. भट्ट और डी क्या है? राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है राजबली पांडे, हिंदू संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन ए धनी वर्ग, ऑप्शन बी कॉलेज विद्यार्थी, ऑप्शन सी सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति और ऑप्शन डी टाटा इस्पात कंपनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कॉलेज विद्यार्थी। एक्सप्लेनेशन, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो समूह का निर्माण करते हैं। समूह की प्रमुख विशेषता पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, हम की भावना, सामान्य हित, समान व्यवहार, समूह आदर्श नियम है। जब ये व्यक्ति अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकारों की सत्ता में निम्नलिखित में से एक को छोड़कर नहीं है। मतलब इनमें 3 सत्ताएं दी गई हैं जो मैक्स वेबर ने दी है, एक को छोड़कर। ऑप्शन ए तार्किक वैधानिक, ऑप्शन बी करिश्माई, ऑप्शन सी धार्मिक और ऑप्शन डी परंपरागत। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी धार्मिक। मैक्स वेबर ने धार्मिक परंपरा की बात नहीं की है, मतलब धार्मिक सत्ता की बात नहीं की। इन्होंने तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल की बात की है, बाकी धार्मिक की नहीं की है। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को व्यवस्थित करने तथा उनके निर्णय लेने की प्रस्थापित अधिकार को सत्ता कहते हैं। यह शक्ति के प्रयोग के प्रमुख रूपों में से एक है जिसमें अनेक व्यक्तिगत मानवीय कर्ताओं की क्रियाओं को आदेशात्मक तरीकों से निर्देशित करते हैं। उसे धार्मिक कहते हैं, जिससे किसी विशिष्ट लक्ष्य तथा समान लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। मैक्स वेबर की विवेचना शक्ति रूप में की है। उन्होंने सत्ता के 3 रूपों की चर्चा की: पारंपरिक सत्ता, तार्किक कानून की सत्ता और करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हैंड मतलब समझ परक अध्ययन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए टॉनिज, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ने फर्स्ट हैंड की अवधारणा दी। फर्स्ट हैंड शब्द का प्रयोग मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में किया है।
वर्स्ट हैंड जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अभिप्राय है अंतर्दृष्टि, व्यक्ति बोध से है। जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा दूसरे की भूमिका के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। किसी घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वर्स्ट हैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से यह कौन कहता है? तो ऑप्शन ए डीवी बॉटमर, ऑप्शन बी डब्ल्यू.जी. रंजीमैन, ऑप्शन सी एच स्पेंसर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने दी है परिभाषा? ये दी है एच स्पेंसर ने, मतलब हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज की साव्यवी अवधारणा डार्विन के भौतिक जगत के उद्विकासीय सिद्धांत के समान है। समाज भी एक सावयव है। इस अर्थ में इन दोनों में अनेक समानताएं हैं। दोनों के विकास की प्रक्रिया भी एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्टे की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? ऑप्शन ए समरेखीय, ऑप्शन बी बहुरेखीय, ऑप्शन सी चक्रवात और ऑप्शन डी आवर्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए समरेखीय, मतलब लीनियर। कॉम्टे समाज के उद्विकासीय रूप को 3 स्तरों धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक स्तर के रूप में मानते हैं। उनका सिद्धांत है समरेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को समाज के समकक्ष ईश्वर के समकक्ष माना है? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी रिवर्स, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी बोआस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दुर्खिम। दुर्खिम ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग एक तथ्य के रूप में की है। ईश्वर वस्तुतः समाज का ही छद्मवेश है। सामूहिक रूप से व्यक्ति समाज की ही पूजा करते हैं। समाज ही वास्तविक देवता है। दुर्खिम के अनुसार धर्म एक सामाजिक घटना है। यह एक सामाजिक तथ्य है, ना कि मानसिक और आध्यात्मिक तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीवास, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी नंदेश्वर प्रसाद और ऑप्शन बी है एस.पी. नागेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की प्रमुख कृतियाँ हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायनेमिक्स ऑफ मोरल्स, द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, द वननेस ऑफ मैनकाइंड, द सिम्बॉलिक लाइफ ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंदो, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी शूट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अरविंद। अरविंद ने एक विश्व राज्य की कल्पना की थी जो स्वतंत्र राष्ट्र का एक संघ होगा जिसमें दासता व असमानता का नामो निशान न होगा। सबको जीवन यापन के समान अवसर सुलभ होंगे। सभी को बराबरी के स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाला विभिन्न मार्ग है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी अरविंद और ऑप्शन डी एम.के. गांधी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एम.के. गांधी। इसका एक्सप्लेनेशन आइए पढ़ लेते हैं। गांधी जी के अनुसार जब सब धर्म समान इस अर्थ में है कि सबका लक्ष्य एक है, परम सत्य की प्राप्ति, चाहे उस परम सत्य की व्याख्या हम किसी भी रूप में क्यों ना करें। अगर विभिन्न धर्मों में अंतर, तो यह लक्ष्य सबका एक होने पर उस लक्ष्य तक पहुँचने में सभी धर्म मार्ग अलग अलग है, परंतु मार्ग की भिन्नता कुछ भी हो, सबका लक्ष्य एक ही है। इस कारण धर्म परिवर्तन अनावश्यक है। धर्म परिवर्तन के लिए दूसरों पर दबाव डालना अन्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शनात्मक उपभोग मतलब कंजप्शन, कौन सा? कंजप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक उदाहरण है प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, शुभ कार्य का और डी दुष्प्रकार का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अव्यक्त प्रकार का। प्रदर्शनात्मक उपभोग दिखावे की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। यद्यपि व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अव्यक्त कार्य ना तो मान्य होता है ना ही इच्छित, जिसके विषय में उस प्रकार को करने वाले ने कभी सोचा था और ना ही उसने कभी इच्छा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा बेहतर समूह एकता संघर्ष के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है?
ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी डेनड्रॉफ, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी सीमेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सीमेल। सीमेल ने सामाजिक संघर्ष को अध्ययन कर उसके प्रकारों का भी उल्लेख किया। उसके अनुसार संघर्ष दो विपरीत स्थितियों के समाधान में सहयोगी होती है। यह एक प्रकार की एकता लाने का तरीका है। यह संघर्षरत दलों में एक की समाप्ति द्वारा एकता लाता है। संघर्ष विरोधाभासों में स्वयं तनाव को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह है? ऑप्शन ए अंतर्विवाह, ऑप्शन बी अधिमान विवाह, ऑप्शन सी अनुलोम विवाह, ऑप्शन डी है प्रतिलोम विवाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिलोम विवाह। अगर कन्या उच्च जाति की होती है और लड़का निम्न का होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह बोलते हैं, और लड़का उच्च जाति का होता है और लड़की निम्न जाति की तो उसे अनुलोम विवाह बोला जाता है। विवाह का वह नियम जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल में किया जाता है, अर्थात जब पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल की होती है तब इस प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क ने, ऑप्शन बी सर हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी मॉर्गन ने, ऑप्शन डी है फ्रेजर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सर हेनरी मैन ने परिवार का उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक मतलब पेट्रियार्की थ्योरी दी है। प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने प्राचीन ग्रीक और यहूदी परिवार का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। 1861 में सर हेनरी मैन ने विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कहा कि परिवार का प्रारंभ रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था वरन पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए यूजिन लिडबैक ने, ऑप्शन बी पॉलिन बेले ने, ऑप्शन सी टी पार्सन्स ने, ऑप्शन डी आई.पी. देसाई ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टी पार्सन्स ने। पारिवारिक संगठन की एक ऐसी आधारभूत इकाई जिसकी रचना विवाहित संपत्ति उनकी आश्रित संतानों द्वारा होती है उसे नाभिक परिवार कहते हैं। टॉलकर पार्सन्स के अनुसार एकांतिक नाभिक परिवार आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार को एक महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर का, ऑप्शन बी ग्रीन का, ऑप्शन सी डेनेडॉफ का, ऑप्शन डी मैक्स वेबर का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रीन का। सहयोग वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकाधिक व्यक्ति व समूह समान उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करते हैं। ग्रीन के अनुसार सहयोग एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी जीवित सत्तावाद, ऑप्शन सी एक सत्तावाद और ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जीवित सत्तावाद धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है। मानव शास्त्री टायलर ने सर्वप्रथम आदिम धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आदिम जातियों में आत्मा संबंधी जीवित सत्ता संबंधों विश्वास को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमिन सॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है, बी या मधुर सामाजिक संरचना वाला छोटा समाज है, सी या एक ऐसा समाज जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिगत हैं या पारंपरिक, ऑप्शन डी या एक ऐसा समाज है जिसमें जाति और वर्ग का अंतर रहता है। तो गैमिन सॉफ्ट किसका गैमिन सॉफ्ट का क्या अर्थ है? या एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिगत होते हैं या तो पारंपरिक होते हैं, मतलब गेमिन मतलब समुदाय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन। फर्डिनेंड टॉनिज ने गैमिन शब्द का प्रयोग किया। यह समुदाय का समानार्थक है। एक समुदाय में स्वाभाविक संगठन तथा एकात्मक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी पुरस्कार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। शक्ति, पुरस्कार और प्रतिष्ठा ये तीनों ही सामाजिक स्त्रीकरण का असमान वितरण है।
सामाजिक स्त्रीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित व व्यवस्थित होता है। ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सामाजिक एकता को बनाए रखते हैं, समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबिरेट से बोध होता है भाइयों व बहनों का विवाह, मृत पति के भाई व उसकी विधवा स्त्री में विवाह, सी माता की पुत्री के साथ विवाह, डी है बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मृत पति के भाई व उसकी विधवा स्त्री से विवाह। एक प्रथा जिसके द्वारा एक विधवा अपने पति के किसी एक भाई के साथ विवाह करती है, इसे क्या कहते हैं? लेबिरेट विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए मर्टन ने, ऑप्शन बी गॉफमैन ने, ऑप्शन सी विल्किन ने, ऑप्शन डी वेबर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गॉफमैन ने। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जहां जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है, वहीं उनका मुख्य रूप से समाजीकरण होता है, जैसे जेल, सेना, आश्रम, पागल खाना, स्कूल, महाविद्यालय, छात्रावास। इसे गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से वह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। मतलब ये परिभाषा किसकी है? मतलब सामाजिक स्त्रीकरण को प्रक्रियात्मक आवश्यकता किसने माना? ऑप्शन ए किंगस्ले डेविस, ऑप्शन बी डब्ल्यू.ई. मूरे, ऑप्शन डी पार्सन्स, ऑप्शन डी है M.M. ट्यूनिंग। जिसका जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों है, किंगस्ले डेविस एंड डब्ल्यू.ई. मूरे दोनों ने ही सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता माना है। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक किंगस्ले डेविस एवं विल्मट मूर का विचार है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज की ज़रूरतों की उपज है, ना कि व्यक्तियों की ज़रूरतों की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID अपने चैनल पर दी हुई है, मैं आपको ये PDF उपलब्ध करा दूँगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।